अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के हवाले से, यानी बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से। आगे चल के बात होगी कि सदारती इंतखाब कुछ दिनों में होने वाला है, उसमें कैंडिडेट्स की बात तो कुछ हम कर चुके हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसमें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, आज उनको भी डिस्कस किया जाएगा। और आगे चल के नाज़रीन, आप अखबारों में पढ़ते हैं, इसके ऊपर बड़ी डिटेल रिपोर्टिंग भी हो रही है नंदीपुर पावर प्लांट के हवाले से। उसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक इंक्वायरी भी, इनफैक्ट इंक्वायरी कहा जाए, एक प्रोब वो करा रहे हैं कि इसकी जो प्राइस है, जो वैल्यूएशन है, वो बढ़ क्यों गई है। उनको एक रिपोर्ट भी पेश की गई है सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन की तरफ से, लेकिन उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में आखिर है क्या, और कुछ ऐसी बातें जो शायद आपस की हैं वो आज इस प्रोग्राम में की जाएंगी। सेठी साहब। जी जनाब, क्या हाल है आपका? बुरा हाल है। बुरा हाल है, अच्छा। वैसे हम बिल्कुल भूल गए हैं कि आप अभी भी कायम मकाम चेयरमैन पीसीबी हैं, आपकी टीम खेल रही है आज। इस प्रोग्राम पे क्रिकेट नहीं डिस्कस होगी। अच्छा, ठीक। नाज़रीन, एक रिपोर्ट है हमारे पास लोकल बॉडीज के हवाले से, पहले वो देखते हैं और उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। जमहूरियत की नामलेवा जमातें पिछले 5 सालों से बल्दियाती इंतखाबात की राह में रोड़े अटका रही थी, लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में ये इलेक्शन करवाने का हुक्म दे डाला है, बल्कि कल यानी 22 जुलाई को तमाम सूबों ने हतमी तारीख सुप्रीम कोर्ट में जमा करवानी है, तो नजर आ रहा है कि शायद अब ये काम हो ही जाएगा। 18वीं तरमीम के बाद बल्दियाती इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, जो कि एक बयान के मुताबिक सूबों से जल्द ही इस ज़िम्न में राब्ता करने वाले हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो अब तक इत्तलात के मुताबिक पंजाब और सिंध ने ज़ियाउल हक मार्का बल्दियाती निज़ाम को पसंद किया है, जिसमें ताकत का मरकज सूबाई हुकूमत ही रहती है। और तो और पंजाब में जो नया बल्दियाती निज़ाम मुतारफ करवाने की कोशिश की गई है, उसमें बल्दियाती इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर कराने की तजवीज़ दी गई है, जो कि मीसाके जमहूरियत की शिक नंबर 10 के खिलाफ है, जो कि जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात करवाने का आदा करती है। ये वही मीसाके जमहूरियत है जिस पर मियां नवाज शरीफ साहब ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ दस्तखत किए थे, और गुज़िश्ता 5 सालों में वो अक्सर इस पर अमल दरामद न होने का जिक्र करते नजर आए। गो के तहरीक इंसाफ ने तो खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात करवाने की तैयारियां की हैं। देखना यह है कि वो अपने इस मंशूर के मुताबिक, जिसमें ताकत निचली सतह तक तकसीम करने के वादे किए गए थे, कितना अमल दरामद करते हैं। बलोचिस्तान का मामला भी अभी तक इस सिलसिले में वाज़े नहीं है। वहाँ तो अभी तक सूबाई सतह पर इत्तेहादियों के दरमियान वजारतों की बंदर बांट पर ही इत्तफाक़ राय नहीं हो पा रहा, बल्दियाती निज़ाम तो दूर की बात है। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने तो बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर तक करवाने की डेडलाइन मुकर्रर करने की दरख्वास्त दे दी है। इस हवाले से भी सूरत हाल कल तक समाअत में वाज़े होगी। अब सवाल यह है कि क्या कल तमाम सूबे बल्दियाती इंतखाबात के लिए हतमी तारीख दे सकेंगे? क्या सूबाई हुकूमतें एक मासूम, बेजान और बेज़रर बल्दियाती निज़ाम कायम करना चाहती हैं, जो कि ताकत से महरूम हो, ताकि सूबाई हुकूमतों की ताकत कायम रहे? बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती निज़ाम के हवाले से पहले डिस्कशन करते हैं। अच्छा सेठी साहब, एक बिफोर वी गेट इनटू डिस्कशन के ये मॉडल क्या है, फलाना मॉडल कौन सा है, क्यों नहीं इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात हो पाए पिछले 5 साल में? या अगर ये कहा जाए कि सियासी जो हुकूमतें होती हैं, पोलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, वो क्यों अवॉइड करती हैं बल्दियाती इंतखाबात को? बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि यही आपने जो सारी बातें बताई उससे तो यही लगता है कि जब फौजी हुकूमत आती है तो वो बड़ी इनकरेज करती है लोकल बॉडीज़ को, और जब एक जमहूरी हुकूमत मुंतखब होकर आती है इस्लामाबाद में भी और प्रोविंसेस में भी, तो उसका दिलचस्पी बिल्कुल नहीं होती कि लोकल बॉडी इलेक्शन करवाए जाए। तो ये बड़ी स्ट्रेंज बात लगती है कि फ़ौज जब आती है तो वो लोकल बॉडीज़ को इनकरेज करती है, जब मुंतखब नुमाइंदे आते हैं वो नहीं चाहते कोई और मुंतखब नुमाइंदे आएँ। ठीक, तो ये क्यों? ये बड़ा सिंपल सा फ़लसफ़ा है इसके पीछे कि जब फ़ौज आती है तो वो जो मुंतखब, आपके पुराने मुंतखब नुमाइंदे होती है, उनकी छुट्टी हो जाती है, उनको फिर मौका नहीं देना कि वो किसी तरीके से वापस आ सकें। तो एक नई पौध सियासतदानों की डेवलप करने का मजबूरी होती है फौज को। अच्छा। वो नीचे से ही पौध आ सकती, ऊपर से तो पौध नहीं आ सकती, इसलिए वो एक नई पौध फौज
क्रिएट करती है, जिसमें वो लोग जो कि पुरानी लीडरशिप है, सियासी लीडरशिप जो कि पार्टी बेस्ड लीडरशिप है, उससे अलग से हो, और उसकी लॉयल्टी जो है वो फौजी हुक्मरान के साथ हो, इसलिए वो लोकल बॉडी से शुरू करते हैं और नॉन पार्टी रखते हैं। क्योंकि जैसी पार्टी की बात की वो तो पुरानी पार्टीज बैठी हैं, वो हड़प कर जाएंगी, और नई पार्टी इतना आसान नहीं होता बनाना, मतलब मेजॉरिटी वो जिनका कोई ताल्लुक ना हो किसी पार्टी। तो इसलिए आपने देखा ये ज़ियाउल हक साहब ने ये सारा, अयूब खान साहब ने गाइडेड डेमोक्रेसी, बेसिक डेमोक्रेट्स बनाने की कोशिश की, मगर सबसे पहली कामयाबी ज़ियाउल हक साहब को हुई, क्योंकि उन्होंने जो पॉलिटिशियंस बनाए वो एक्चुअली आज वो हुक्मरानी कर रहे हैं। सारी जो नून की जो पॉलिटिक्स है वो ज़ियाउल हक के ज़माने के बाद वहां से बनी, क्योंकि उससे पहले तो पीपल्स पार्टी की थी पहली जमहूरी हुकूमत। तो ये वो पौध है। अब ये जब पौध आ गई है, अब ये नहीं चाहेगी कि इनके पीछे कोई एक और पौध निकले, और इनको फिर एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ है कि जब मुशर्रफ साहब आए तो उन्होंने फिर एक नया बल्दियाती निज़ाम कायम करने की कोशिश की, और जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनके लीडर्स और उनकी पार्टीज के कारकुनों को महरूम कर दिया, साइडलाइन कर दिया। बहुत कम ही कोई, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब एक दो लोग थे ऐसे कोई, तो मतलब वो तो फिर थोड़े बहुत रह ही जाते हैं, बाकी तो लीडर्स ही बाहर थे, उनको एग्जाइल कर दिया था। तो ये है बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन कि इलेक्टेड लीडर्स जो हैं वो चाहते हैं कि सबसे पहले ये चाहते हैं कि सारे का सारा पावर इस्लामाबाद में हो, सेंट्रलाइज, क्योंकि अभी भी गेम इस्लामाबाद की होती है। उसके बाद वो ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी जो है वो प्रोविंसेस में, स्पेशली पंजाब, बिकॉज जिसके पास पंजाब है उसके पास 60% ऑफ पाकिस्तान है, वही फिर कंट्रोल करता है। इसलिए जब जरदारी साहब हुकूमत में थे इस्लामाबाद में और पंजाब उनके पास नहीं था, तो वो कोई भी मेजर फैसला नहीं कर पाए, क्योंकि पंजाब को ऑपरेट नहीं करता। तो पंजाब, इनके पास पंजाब भी है और सेंटर भी है, अब इनके पास पूरा कंट्रोल है। अब इनको डरना नहीं चाहिए नून वालों को, कहना चाहिए ठीक है हम कराते हैं लोकल बॉडीज, क्योंकि ये बिल्कुल कंट्रोल में है इस वक्त, सारे रियासत के इदारे जो हैं इनके हाथ में, तो इन्हें ज्यादा डरना नहीं चाहिए लोकल बॉडी से। और मगर इनका मसला क्या है, एक एक करके मसला इनका मसला क्या है, इनके दो मसले हैं। एक तो ये कि ये समझते हैं कि पावर चीफ मिनिस्टर साहब, उनका एक स्टाइल है काम करने का, वो बड़ा सेंट्रलाइज स्टाइल है, वो ब्यूरोक्रेसी की एक टीम लेके वो चलते हैं, फैसले ठक 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 फैसले करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है, और उसमें लेफ्ट राइट नहीं देखा जाता। और रूल्स जो कि बनाए गए हैं फॉर अकाउंटेबिलिटी वो बेसिकली इधर उधर ही हो जाते हैं, उसको सैक्रिफाइस कर दिया जाता है फॉर एफिशिएंसी। वो कहते हैं जी कि हम चोर नहीं हैं, वी नो, हमने चोरी नहीं की, हमने अब काम करके दिखाना है। अब ये ना पूछें ये पेपरा रूल है, ये फलाना है, ये फाइल का पेड़ भरा है नहीं भरा, वो करते रहे आप और हमने काम करना। ये एटीट्यूड ये है। अब लोकल बॉडी अगर आप डिवॉल्व कर देंगे पावर, तो आप कितने लोकल बॉडी को कंट्रोल करेंगे? फिर जो ये सारे फंड्स हैं जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, इस वक्त चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के पास, उनकी डिस्क्रेशन पे है, वो बजट क्या बनाते हैं, कहाँ डेवलप करते हैं, कहाँ नहीं करते, कैसे करते हैं, फिर तो लोकल बॉडीज को देने पड़ेंगे ना ये फंड्स। बहुत से जैसे फेडरल गवर्नमेंट को 80% फंड्स अपने देने पड़ते हैं प्रोविंसेस को, फिर प्रोविंस को भी 80% फंड्स जो है लोकल बॉडीज को देने पड़ेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब के पास क्या रह जाएगा? फिर ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं छोटे छोटे वो लोकल बॉडी करेगी, वो वहाँ छोटे छोटे सियासतदान जो नए उभरेंगे वो करेंगे, मतलब खासतौर पे छोटे डिस्ट्रिक्ट। और फिर ये जो एक है ना कि जी ग्रैंड स्टाइल ऑफ लीडरशिप, वो नजर नहीं आएगा आपको। फिर ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ऐसे आप नहीं कर सकते। मतलब यानी कि हर चीज का फिर कोई और क्लेम लेता रहेगा कि ये मैंने किया, ये अभी तो एक है ना क्लेमेंट, मियां साहब, फिर वहां तो 100 क्लेमेंट हो जाएंगे, हर जगह पे उनका नाम लगेगा ना, क्योंकि वो फंड्स उनके पास आएंगे, वो फिर आगे लगाएंगे। अच्छा, तो एक तो ये इशू है कि कोई डिवोल्यूशन नहीं चाहता, जबकि वो पावर में हो ना, उसकी कोशिश होती है कि वो रखे अपने पास। अब क्योंकि पंजाब हमेशा नून के पास रहा है, तो इन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होती है डिवोल्यूशन करने की, इनके फायदे में। कभी कभी सेंटर नहीं होता मगर पंजाब हमेशा होता है, तो ये तो डिवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं अप टू द प्रोविंस लेवल। उसके बाद फिर इनको प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। नंबर दो ठीक कि पीटीआई का एक और पीपल्स पार्टी का इशू है कि जितनी ये जल्दी इलेक्शन करवा लेना, उतना फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा ये है कि पीपल्स पार्टी अभी साइडलाइंड है, जितनी जल्दी कराएंगे पीपल्स पार्टी का रेस्टोरेशन होना या एक पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बनना अभी बनने के लिए वो तैयार नहीं है, तो उस हद से तो बड़ी अच्छी बात है। खासतौर पर पंजाब जितनी जल्दी ये करवा लें तो पीपल्स पार्टी थ्रेट नहीं है इनके लिए। 2 साल के बाद कराएंगे, हो सकता है इनकी कारकर्दगी अच्छी ना हो तो पीपल्स पार्टी फिर उठनी शुरू हो जाए, इनकम्बेंसी फैक्टर होगा सब कुछ। मगर दूसरी तरफ पीटीआई, अब पीटीआई कहती है कि ये इलेक्शन हमसे छीन ली गई,
एक्चुअली हम जीते हुए थे। उनका ये कहना है जो मर्जी हो, ग्राउंड सिचुएशन। अब पीटीआई को फिर एक मौका मिल जाएगा कि पीटीआई जो है लोकल लेवल पे, बिकॉज पीटीआई के जो लोकल कारकुन हैं वो बड़े डेडिकेटेड हैं और और यहाँ इतने बड़े बड़े कंस्टिट्यूंसीज नहीं हैं। आप उनका एक्चुअल जो वर्कर होगा, वो वर्कर जो है उनका, जो कि जिसने 30-30, 40-40 हजार वोट निकाले थे, वो अब फिर निकाल लेंगे और अब उनके चांसेस बेहतर होंगे। एक तरफ हुकूमत का कंट्रोल, उनको एक एडवांटेज मिलेगा, दूसरी तरफ पीटीआई को एक मौका फिर मिल जाएगा लड़ने का और प्रूव करने का, क्योंकि पीटीआई अभी भी यहां एक फोर्स है, उन्होंने नहीं माना है इस इलेक्शन को। अब इसलिए इमरान खान साहब एक इलेक्शन चाहेंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि उनको एक मौका मिलेगा फिर कंटेस्ट करने का, अपनी पॉपुलैरिटी दिखाने का, और वो दिखाना चाहेंगे, मगर वो पुरानी टर्म्स के ऊपर नहीं दिखाना चाहेंगे कि फिर छीन ली जाए, चोरी कर ली जाए, जो उनके इल्जाम है बिल्कुल बेबुनियाद है, मगर उनके इल्जाम है, उनका ये ख्याल है। तो इसलिए इस दफा वो जरूर इंसिस्ट करेंगे कि लोकल बॉडी इलेक्शन जब होंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रूल्स चेंज किए जाएं, ताकि वो जो उनके कंप्लेंट्स हैं ऑन आरओस, ऑन रिटर्निंग अफसर एंड द अदर अफसर्स, जो इलेक्शन कमीशन का जो मामला है, उसको बड़ी क्लियर कट ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि घपला ना हो सके, जो उनके इल्जाम है। तो इसलिए ये यहां फड्डा पड़ने का इम्कान है। अगर लोकल बॉडी करवाते हैं तो पीटीआई ने बिल्कुल सख्ती से ये कहना है कि ये टर्म्स होंगी, ये ट्रांसपेरेंसी होगी, ये हम डिमांड करते हैं। अच्छा साहब, हम और ये इसलिए दोनों इश्यूज हैं यहाँ जिसको इतनी आसानी से हैंडल नहीं किया जा सकता। अच्छा, हम क्योंकि हम इलेक्शंस पर आ गए हैं, इस डिबेट को भी हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं, लेकिन जो मेन इशू है कि अगर आप कह रहे हैं कि पीटीआई चाहती है जल्दी इलेक्शन होते हैं, तो आपका नहीं ख्याल कि पीएमएलएन भी चाहेगी कि जल्दी इलेक्शन हो जाए, बिकॉज उनका एक बड़ा फ्रेश मैंडेट मिला है, बहुत बड़ा मैंडेट। तो अर्ज किया कि क्योंकि पीपल्स पार्टी पॉपुलर नहीं है, वो चाहेंगे कि हो जाए, मगर क्योंकि पीटीआई अब इंसिस्ट करेगी कि हमें एक नया ढांचा चाहिए, वो कतराएंगे इस चीज से कि हम अभी पूरी कंट्रोल में नहीं आए हैं, अभी थोड़ा वक्त चाहिए हमें कारकर्दगी दिखाने का, सीमेंट करने का। आप उस मॉडल की बात कर रहे हैं। मॉडल की तो दो इश्यूज हैं नून के लिए पंजाब में। पहला इशू ये है कब करवाएं, थोड़ा ये जितनी डिले हो सके ये चाहेंगे डिले हो जाए, ताकि पीटीआई का भी थोड़ा दूर हो जाए और अपना भी इनकी कारकर्दगी नजर आनी शुरू हुई। अभी तो बहुत अर्ली है ना, अभी तो लोग कह रहे हैं लोड शेडिंग ही नहीं खत्म हुई, अभी तो इल्जाम लगने शुरू हो गए ना। तो एक तो ये इशू है कि कुछ परफॉर्मेंस हो, दूसरा ये इशू है कि ये इलेक्शन कमीशन के अंदर किस तरीके से तब्दीली करनी पड़ेगी, और अगर ग्राउंड पीटीआई ने छीन ली कुछ हद तक तो उससे फिर दाग पड़ जाएगा इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर भी, और ये जो डिवोल्यूशन है फिर चीफ मिनिस्टर साहब के लिए अच्छे खासे प्रॉब्लम बन जाएंगे, क्योंकि वो फिर पावर देनी पड़ेगी नीचे। एग्जैक्टली, यानी कि वो फिर एक कंट्रोल्ड डिवोल्यूशन नहीं रहेगी जो ये चाहते हैं। अब आइए आप सिंध में, वहां भी यही इश्यू है। वहां ये इश्यू है कि अगर एक तरफ एमक्यूएम डिमांड कर रही है कि एक तरीके के साथ लोकल इलेक्शन हो, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी चाहती है, वो वहां प्रोविंस में है, वो लोकल बॉडी इलेक्शन अगर हो जाते हैं जमहूरी तरीके के साथ तो एमक्यूएम जीतेगी वहां। मगर एक नया फैक्टर भी आ गया, पीटीआई बिल्कुल। अब अगर जरदारी साहब एमक्यूएम को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से पीटीआई भी आ जाएगी, तो वहां तो एक दूसरे के गले पकड़ लेंगे लोकल बॉडी। वो एक थर्ड फैक्टर है, थर्ड फोर्स आ गई ना, थर्ड फोर्स आ गई। वो सेकंड फोर्स को तो साथ लेके चल पड़ते थे, अब थर्ड फोर्स को कैसे साथ लेके चलेंगे? तो वहां भी अब पीटीआई एक फैक्टर बन जाएगी। वहां भी इसीलिए वो कतरा रहे हैं कि भाई पहले कंट्रोल हो, एमक्यूएम के साथ कोई मुखमुखा हो जाए, फैसला कर लें कि गवर्नमेंट में आप किस किस्म का लोकल बॉडी सिस्टम है, प्रोविंस के कितने पावर्स होंगे, लोकल बॉडी के कितने होंगे। बिकॉज एमक्यूएम नहीं मानती ना कि प्रोविंस के पास ज्यादा पावर रह जाए, वो कहते हैं डिवॉल्व कर नीचे तक जाए, और फिर वो कहते हैं कंस्टिट्यूंसीज को ठीक करें, जो कि ये नहीं करना चाहते। तो ये वहां देयर इज अ प्रॉब्लम बिटवीन एमक्यूएम एंड पीपीपी। वो कहते हैं डिवोल्यूशन ज्यादा से ज्यादा हो, पीपल्स पार्टी कहती है कम से कम हो, कंट्रोल हमारे पास रहे ओवर फाइनेंसेस। उधर से पीटीआई आ जाएगी, वो भी एमक्यूएम की साइड लेगी, और जब ये फिर इलेक्शन हो गए तो वहां तो अच्छी खासी खिचड़ी पक जानी है। पीपल्स पार्टी कुछ सीटें ले जाएगी, कुछ एमक्यूएम ले जाएगी, कुछ पीटीआई ले जाएगी, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि इतनी खिचड़ी पकी होगी नीचे, और सारे फंड्स वहां चले जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं होगा कौन कंट्रोल कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। अच्छा सेठी साहब, एक ये बात कि जो कन्वेंशनल बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, ये व्हाई डू दे प्रेफर, ये क्यों प्रेफर करते हैं कि 1979 वाला जो मॉडल है जियाउल हक साहब वाला, वो लाया जाए, वो लोकल बॉडीज का बाय एंड लार्ज वो उसके इंग्रेडिएंट्स हो, वो ये क्यों वजह है? वो इसीलिए बिकॉज उसमें कंट्रोल्स बड़े थे ऊपर वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास। जियाउल हक साहब का मॉडल था
कि सियासतदानों को साथ लेके चलना है मगर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर रिलायंस करना है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। ठीक, यही था ना मॉडल। तो उसमें ब्यूरोक्रेट्स के मैजिस्टेरियल पावर्स रिटेन किए गए थे कुछ हद तक। तो इसलिए ये चाहते हैं कि पॉलिटिशियंस भी ये चाहते हैं, बिकॉज शहबाज शरीफ साहब का मॉडल आपने देख लिया, ब्यूरोक्रेसी के साथ चलते हैं ना। ऑल्दो वो एक बड़ा सक्सेसफुल मॉडल था उनके लिए पिछले 5 साल तो में। ये अब चाहते हैं कि अगर आपने एक ऐड लगाया है तो साथ एक एडमिनिस्ट्रेटर लगाया है तो वो फाइनेंशियल पास या कम से कम सारे का सारा पावर नाजिम को ना दे दिया जाए कि फिर वो जो चाहे कर ले, उसके साथ एक काउंटरवेलिंग पावर लगा दिया जिसकी जो सीधा चीफ मिनिस्टर को रिस्पॉन्ड करता। और पावर जो हैं फाइनली चेक साइन करने के वो चाहते हैं कि वो हमारे पास ही रहें ताकि कुछ तो कंट्रोल रहे इन लोगों के ऊपर, नहीं तो ये तो बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे। हालांकि जमहूरियत का तकाजा यही है कि नीचे से आज़ादी होनी शुरू हो और जिम्मेदारी हो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये हमारे मुल्क में इतनी करप्शन है, वो ऊपर से नीचे तक है। अगर आप नीचे से भी ऊपर आए तो उतनी करप्शन है। अब पहले तो एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट में करप्शन है, जब लोकल बॉडी आ जाती है तो सारी लोकल बॉडी से लेके ऊपर तक करप्शन ही करप्शन। तो पहले अगर 100 रुपए में से 60 रुपए नीचे जाते हैं डेवलपमेंट के ऊपर और 40 रुपए चोरी हो जाते हैं, तो अब जब लोकल बॉडी आ जाती है तो कुछ मेरा ख्याल है 40 नीचे जाते हैं और 60 चोरी हो जाते हैं, बिकॉज चोर ज्यादा बढ़ जाते हैं, कोट अनकोट। अच्छा। ये है, ये कहा जाता है, है। ये है कि जमहूरियत के साथ फिर लोग आते हैं, फिर वो पैसे उनके पास होते हैं, फिर वो अपनी जेब में भी डालते हैं, खर्च भी करते हैं। एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये है कि फिर लोग जो है नीचे वो पूछते हैं उनसे कोई तुम्हें इलेक्ट किया था, आपने हमारे लिए क्या किया। तो ये कश्मकश चलती रहती है। कोई अच्छे नाजिम होते हैं, कोई बुरे नाजिम होते हैं। जो अच्छे हैं वो रीइलेक्ट होते रहते हैं, जो बुरे होते हैं जेब में बार बार के फारग होते जाते हैं। तो ये एक ये डेवलपमेंट प्रोसेस है। अच्छा, ब्रेक का वक्त है, मैं जब वापस आऊंगा ब्रेक से, एक अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा के अंदर को बड़ा ही आइडियल मॉडल ले आती है लोकल गवर्नमेंट का, तो कितना चैलेंजिंग हो सकता है बाकी सूबों के लिए, और खासतौर पर बलूचिस्तान के अंदर जहां अभी तक कोई मसाइल उस तरह से हल नहीं हो पा रहे। एक ब्रेक के बाद उसके बारे से बात करेंगे, और जैसे कि मैंने पहले बताया नंदीपुर पावर प्लांट के हवाले से भी बात होगी। हमारे साथ रहिएगा।